वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में खुशामदीद कहेंगे। और हर साल जो है ना, कहीं सैलाब आते हैं तो कहीं पानी की बूंद को तरसते हैं लोग और कहीं पानी ही सब कुछ बहा ले जाता है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ कुदरत का खेल है या इंसान खुद अपनी ज़मीन के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है? बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा ज़बरदस्त ये टॉपिक है और मुझे लगता है कि आपको इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है। कहीं दरख्त का काटना है, दरियाओं का रास्ता रोकना है, कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ना। आज के दौर में हम जिस माहौलियाती बहरान का सामना कर रहे हैं वो दरअसल हमारी ही हिमाकत है, बेएहतियाती का नतीजा है। और स्पेसिफिकली प्रिसाइजली इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो मानसून के आगाज़ के साथ ही एक बार फिर तुग़यानी की जो कैफियत है उसने तबाही मचाना शुरू कर दी, ख़ासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान और KPK और फिर पंजाब। और अब ये कहा जा रहा है कि सिंध में भी ये जो है वो पूरा सिचुएशन बिगड़ने वाली है और फिर ये किस तरह से टेकअप की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे साथ हम इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर माहौलियात हैं और थैंक्स टू हर कि वो ना वक्त देखती हैं ना जो है वो अपनी ज़ाती मसरूफियात देखती हैं, लेकिन आपको सिर्फ अवेयर करने के लिए, आपके साथ सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए हमेशा जो है वो ऑन बोर्ड हमारे साथ होती हैं। मरियम शब्बीर है, माहिर माहौलियात हैं, एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये गुड मॉर्निंग आपकी नहीं होगी, रात के 2 बज रहे हैं वहाँ पर। मरियम इज़ फ्रॉम USA। तो मरियम, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इसने रात के अंदर भी हमें वक्त दिया। मरियम, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बात करना बहुत संजीदा इसके ऊपर मैं समझता हूँ ज़रूरी हो गया है। माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पर सबसे बड़े ख़तरनाक असरात कौन से इस वक्त मुरतब होना शुरू हो गए लास्ट 5 ईयर्स के अंदर? जी देखिए, जो क्लाइमेट चेंज है, जब से ये 1.1 दर्जा हरारत आपका प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स जो 1850 के करीब जो है वो टाइम पीरियड था, उससे लेके सिर्फ 1.1 दर्जा हरारत आपका जो बड़ा है, उसकी वजह से तबाहकारियाँ आपको पाकिस्तान में ये देखने को मिल रही हैं कि आपका बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो सैलाब आने शुरू हो गए हैं, क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आपको नज़र आ रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है। इसके अलावा अर्बन फ्लडिंग भी होती है। ग्लेशियर्स आपके जो है वो नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा पिघल रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो उसमें 7,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं, जिसमें से 3,000 बहुत ही वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसी तरह आप ये देखें कि हीट वेव्स के फिनोमेना आपको बहुत फ्रीक्वेंट हीट वेव्स हैं। सर्दियाँ जो है वो आपकी सुकड़ गई हैं, कम रह गई हैं, और जो बहार का मौसम है उसमें आपको यालाबारी जैसे आफात आपको नजर आती हैं। कराची की तरफ जाएं तो लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं, ड्राउट जो है वो सिंध की तरफ आपको नजर आता है और कराची में सी लेवल राइज भी बढ़ गया हुआ है। अब कुछ देखें ऐसे हैं जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज जो फॉसिल फ्यूल का रिलीज होता है उसकी वजह से आपके असरात पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर रहा है डिफरेंट तबकात में, चाहे वो आपका हेल्थ का तबका है, चाहे वो आपका जो है वो बिजनेसेस जो फ्लडिंग की वजह से आपके इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों की सेहतें मुतासर हो रही हैं, एग्रीकल्चर जो आपके GDP में जो है वो तकरीबन 25%, 23 से 25% के करीब कंट्रीब्यूट करता है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से उसके पैटर्न शिफ्ट हो गए हुए हैं, सोन जो बोते हैं फसलें और काटते हैं। इसके अलावा साथ ये भी प्रॉब्लम आई है जो फ्लडिंग की वजह से आप देखें कि इस वक्त जो है वो लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये चंद इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लॉसेस दोनों तरह के आपके क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये देखें कि जो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस हैं उनमें आप ये देखें कि जो लोगों की जानें चली जाती हैं, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज से लोग एक्सपीरियंस करते हैं, फिर जो स्कूल तबाह होते हैं उसमें वालिदैन जो है वो घबरा के ये भी करते हैं कि स्कूल तबाह हो गए हैं, उनके पास अब कुछ रिसोर्सेज नहीं हैं, और फिर वालिदैन ये भी डर जाते हैं कि हमें कुछ सैलाब में हो गया तो हमारी लड़कियों का क्या होगा, तो वो अर्ली एज में शादियों भी लड़कियों की कर देते हैं। वालिदैन को कुछ इस तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वो नहीं शायद लेना चाह रहे होते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस जो है वो मल्टी लेवल पे हमारे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के तबकात के लोग एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ तो क्लाइमेट चेंज है, लेकिन कुछ हमारे जो है वो अपनी गफलत भी है। बिल्कुल। अगर गफलत की बात की जाए मरियम, तो हम हर साल सैलाब को भुगतते हैं और हर साल ही भारत अपने दरियाओं का पानी हमारे तरफ छोड़ देता है। तो क्या हम अभी डैम्स बनाने को अहमियत नहीं देंगे या अमली तौर पर पानी को संभालने का कोई पायदार हल निकालेंगे?
जी देखिए, मैं बहुत प्रो डैम्स नहीं हूँ, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान के बड़े बड़े डैम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, उनमें जो कैपेसिटी है पानी को स्टोर करने की, वो सिर्फ 30 दिनों की है। आपका पानी आप देखें कि जून से लेके आप अगस्त का एंड आ गया है, आपके ऑलमोस्ट ये 3 महीने, 2.5 से 3 महीने बन जाते हैं जो आपकी बारिशें लगातार हो रही हैं, या आपके जो सैलाब जो है वो रिवराइन फ्लड्स हैं जो दरियाओं में तो यानी की वजह से आपके फ्लड्स आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी सूरत हाल में आपके डैम्स बहुत ज़्यादा कोई इफेक्टिव होते। डैम्स का बनाने के लिए आपको एक तो बहुत ज़्यादा कीमत दरकार है, इसके अलावा आप जो है वो इन्वायरमेंट को बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप दरिया को डिस्टर्ब करेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे पानी को, तो वो बहुत ज़्यादा आपके इफेक्टिव नहीं है। मिनी डैम्स आपका वे फॉरवर्ड हैं, आप जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के मैकेनिज्म्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टार्ट किए थे, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एक्सेलरेटेड रेट पर उनको करने की ज़रूरत है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो बढ़ती हुई आबादियों के नीड्स को केटर करने के लिए है, कुछ तो बिजनेस भी बहुत ज़्यादा है खैर से ये, तो उसकी वजह से कंक्रीट बहुत ज़्यादा है, आपका ग्राउंड में जगह ही नहीं मिलती है कि पानी आपका ग्राउंड के अंदर जा सके। कम्युनिटीज़ को जो है वो ट्रेन करने की ज़रूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। इसके अलावा वेटलैंड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप इन्वायरमेंट इस तरह का क्रिएट करते हैं सर्टेन जगहों के ऊपर जहाँ पानी आपका जो है वो ज़्यादा देर के लिए एब्जॉर्ब रहता है, ज़्यादा देर के लिए अवेलेबल रहता है। तो बहुत सारे दुनिया में जो है वो साइंस में बहुत जिद्दत आ गई है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान भी ऑप्ट कर सकता है। दरख्त बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रूट्स जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डैम्स के अलावा भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, ना कि जो है जज्बाती हो कि इस तरह का फैसला हमारी हुकूमतें लें, जो बाद में आप चाइना जैसे मुल्क भी जो है वो अब इस चीज़ से सीख रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े मेगा डैम्स बनाए थे, तो किस तरह वो लोगों को और दरियाओं को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो अल्टरनेट चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है मरियम, आपको लेने का मकसद प्रोग्राम के अंदर यही था कि आप थ्रू आउट द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मौसमी तब्दीली हो रही है उसको मॉनिटर करती हैं और एनालिसिस सामने रखती हैं। ज़रा पाकिस्तान की इस वक्त हम बात करें, जो सूरत हाल इस वक्त कैफियत पैदा हो चुकी है, अलर्ट्स पर अलर्ट जारी हो रहे हैं, PDA में भी एक्टिव है, NDA में भी एक्टिव है, रेस्क्यू 1122 भी है, सूबाई हुकूमतें भी हैं, वफाकी हुकूमतें भी हैं। हर शख्स इस वक्त या तो प्री रेस्क्यू के अंदर जा रहा है या फिर रेस्क्यू के अमल को तेज़ कर रहा है। अब अगले साल फिर ये सिचुएशन अगर खुदा ना खास्ता बिल्ड होती है, हम देर पा अमल की तरफ तो जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर हमें क्या इक़दाम करने चाहिए, क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है, टिम्बर माफिया है जो कि वो लकड़ियाँ काट देते हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है, जो वाटरवेज नेचुरल वाटरवेज है वहाँ पर सोसाइटीज़ बिल्ड कर दी गई हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि भारत की जानिब से जो ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है उसके अंदर ये दरिया ओवरफ्लो होते हैं और फिर तुग़यानी की कैफियत है। व्हाट वी गोना डू फर्स्ट? जी जी, जितना मैं समझ पाई हूँ आपके सवाल के, इसके काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स हैं, मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करूंगी। जहाँ तक बात है कि भारत ने पानी रिलीज़ किया, तो आप देखें कि जो हमारे 3 दरिया हैं उनके अपर साइड है उसका कंट्रोल भारत के पास ही है। जब से पाकिस्तान इंडिया बना था 1947 से, सिंतास मुआहदे के तहत जो काफ़ी झगड़े होते रहते थे, अब उसमें यह है कि डेटा शेयरिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो भारत ने पाकिस्तान के साथ करनी होती है। इन्फॉर्म करना होता है कि हम जो है वो पानी छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भी दरियाओं की और रिजर्वायर्स की कैपेसिटी है, और अपर साइड से जब उनकी कैपेसिटी भी, उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बिल्कुल हमारे साथ ही मुल्क है, तो वो अपने इलाकों को तो ज़ेरे आप ऑलरेडी उनके आए हुए हैं, मजीद नहीं लाएंगे, उनको स्पिलवेज अपने खोलने पड़ते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर भी हमने मुख्तलिफ जगहों पर स्पिलवेज अपने खोले हैं। तो एटलीस्ट सिंतास मुआहदे के तहत उन्होंने जो इंफॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड की पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसको कंफर्म किया 2 दफ़ा कि उन्होंने प्रोवाइड किया ये इन्फॉर्मेशन, तो उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आप देखें कि पंजाब के बहुत सारे इलाकों में लोगों को इवैक्यूएट करने में मददगार साबित हुए हैं। एटलीस्ट जानी नुकसान जो है वो कम हुआ है। हमारे इदारे जो है वो लगे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने में। जहाँ तक बात है कि क्या किया जा सकता है, ये मिलियन डॉलर सवाल है, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्लाइमेट क्राइसिस, जो क्लाइमेट टेररिज्म इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में आपको क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसको गवर्नमेंट्स के इंस्टीट्यूशंस को देखना पड़ेगा कि वो इम्प्लीमेंटेशन पे होता है या नहीं, क्योंकि हर हाउसिंग सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें 5% रकबे पर जो है वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या
ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो लेना है। इसके अलावा जो है आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में एक्सेलरेटेड रेट से बढ़ रही है। हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल पे जब आप काम नहीं करेंगे तो जो कंज्यूमर बिहेवियर हमारे हैं जो शहरों में, इसके अलावा आप ये देखें जो कंसंट्रेटेड एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ या एजुकेशन की फैसिलिटीज़ आपको पाकिस्तान के बड़े शहरों में नज़र आती हैं। तो गांव के देहातों के ज़्यादातर लोग जो है वो मूव करके शहरों की तरफ जो है वो आते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें उनका कसूर है। गवर्नमेंट को थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एजुकेशन और बेहतर हेल्थ केयर और जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कस्बों और सेमी अर्बन एरियाज में भी शिफ्ट करनी पड़ेंगी, ताकि आपका जो है वो कंसंट्रेशन जो बड़े बड़े शहरों में वो ना हो। वर्टिकल हाउसिंग की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा। अब ये जो मैं सारे चीज़ें आपको बता रही हूँ, ये सारे के सारे जो है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। फौरी तौर पर पाकिस्तान ये कर सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करके अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हमारे पास बहुत कम है, उसको मजीद जो है इन्हेंस करने की ज़रूरत है। आप फौरी तौर पर ऐसे भी काम कर सकते हैं जो हमारे पास लॉज एंड पॉलिसीज मौजूद हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन को हम यकीनी बनाएं। मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉरेस्ट लॉ है, फॉरेस्ट एक्ट है हमारे पास, इसके बाद एनवायरमेंटल लॉ है हमारे पास, इसके अलावा दरियाओं रिलेटेड, पानी रिलेटेड भी हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं मौजूद, जिनकी इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको विल चाहिए, आपको इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा एम्पावर करना पड़ेगा, उनको ये पावर देनी पड़ेगी कि वो इलेक्शन अगर हो रही है तो उसके खिलाफ वो सख्त से सख्त एक्शन लें। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जिस पे हमें काम करना पड़ेगा, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पैसा दरकार नहीं है। तो इसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू होता है जब इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म चाहिए। और हमारे बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारे साथ ही मौजूद रह गया टेलीफोन लाइन पर मरियम शबीर, हमें फातिमा यामीन ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम इसी सिलसिले में बात कर लेते हैं। फातिमा बताइएगा, क्या हमें आबी ज़खायर और जो बारिश का पानी है उसको रिजर्व करने के लिए, उसको काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए और महफूज बनाने पर भी जोर देना चाहिए? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बिल्कुल, आबी ज़खायर जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब भी माहौलियात की असेसमेंट करते हैं तो हम किसी भी डिज़ास्टर को डिज़ास्टर इसलिए नहीं कहते क्योंकि कुदरत की तरफ से एक जो है इवेंट हुआ है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसानों का भी उसमें जो है रोल होता है। तो हम जो आजकल डिज़ास्टर्स हैं, जिस तरह ये फ्लड का अभी चल रहा है, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं, इस वजह से क्योंकि हम जो है आबी ज़खायर को सिर्फ डैम की हद तक जो है उनको मैनेज करना चाहते, हम उनके एनवायरनमेंट को बेहतर नहीं करना चाहते। हम रिवर बेड की जो दरिया का जो ज़मीन होती है उसका हम ख्याल नहीं रखते, और हमारी जितनी भी बारिश होती है वो सारी नदी नालों में बह जाता है और आखिर में फिर वो बहीरा अरब में फिर वो सारा ड्रेन हो जाता है। तो ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम पूरे तौर पे इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे मुल्क में जहाँ पे कहत साली के जो है बहुत लंबे लंबे अब अरसे जा रहे हैं, जिस तरह बलोचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, केपी हो गया, ऐसे इलाकों में कहत साली, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कई 2-2, 3-3 साल जो है वो कहत साली रहती है। ये उसमें हम कैसे एक बारिश को जो है इग्नोर कर सकते हैं? एक बारिश जो है चंद मिलीमीटर की, मतलब 5 से 10 मिलीमीटर की भी एक बारिश हमें जो है कई महीनों तक का पानी का जखीरा दे सकती है एक घर को। तो अगर आप उसको इस्तेमाल करें सही तरीके से तो फिर आप उसको जो है अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं, और अगर आप उसको फिल्टर करने का तरीका कर लें तो आप उसको पीने के पानी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि फिल्टर करके वो पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। कहाँ ये हम पानी की इतनी फरावानी, और कहाँ कुछ इलाकों में पानी के लिए बूंद बूंद को तरसते हैं, और जो हमारे जो टैंकर माफिया हैं उनके पास तो पानी निकल आता है लेकिन जो लाइनें हैं उसमें पानी नहीं आता। तो मतलब ये भी तो कितना बड़ा अलमिया है कराची में कि यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में पानी नहीं आता। असल में चैलेंज ये है कि इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो आपके कुछ ऐसे महीने होते हैं जो बिल्कुल खुश्क गुजरते हैं, और कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें पानी इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा मुल्क जो है वो पानी के नीचे आ जाता है। आपको अब हिकमत अमली जो कि हमारे पास मौजूद है पॉलिसी के तौर पे, आपको वो हिकमत अमली अब इस्तेमाल करनी है कि आपने पानी को किस तरीके से जो है मैनेज करना है। अब आप हमें एग्जांपल है हमारे पास साउथ अफ्रीका की है
इस वक्त मिस्र की एग्जांपल है, जहाँ पे लोगों को आम शहरियों को डायरेक्टिव मिल रहा है कि वो एक दिन के अंदर सिर्फ इतना लीटर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की इतनी कमी हो गई है। पाकिस्तान पानी के लिहाज से पाकिस्तान जो है वाटर स्ट्रेस्ड है, वाटर स्कार्स नहीं है। वाटर स्कार्स उस वक्त होता है जब बिल्कुल ही पानी के जो जखायर हैं वो बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान उस नहज पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस्ड इसलिए है कि जिनके पास पानी पहुंच सकता है वो उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिनके पास पानी कम पहुंचता है हम उनसे भी पानी छीन लेते हैं। बात है। और फिर हमारी जो तकनीक है इरिगेशन की, जो हमारे फसलों की उगाने की तकनीक है, उसमें हम फ्लड इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं। हम इंतजार भी करते हैं और हम पानी के जमीन के ऊपर ढेरों पानी छोड़ देते हैं ताकि वो इरिगेट कर दे जमीन को। लेकिन अब हमें क्या है, सोचना है। लेकिन ये किसानों का सिर्फ काम नहीं है, ये इदारों का काम है, ये हम जैसे लोगों का काम है कि हम किसान को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जी हमारे साथ रहिएगा। मरियम, एक सवाल यहाँ पर है कि जो हम इतनी ज़्यादा तौसी कर रहे हैं शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बिल्ड करती हैं, और इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट कराची, तो कराची के अंदर तो वाटर वेज को बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और इसको ज़रा सा बड़े लेवल के ऊपर अगर बात करें तो अब ये भी सामने आ रहा है कि KPK के अंदर, गिलगित के अंदर और फिर पंजाब के अंदर जहाँ पर वाटर वेज हैं वहाँ पूरी पूरी सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। तो पानी अगर इस तरह रुकेगा तब भी तबाही हो सकती है। तो क्या जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आड़े हाथों आ रही है मौसम के? जी देखिए, ये जो तजावुज़ात होती हैं, चाहे वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के फॉर्म में हैं या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स जिसमें आपके ये होटल्स होते हैं दरियाओं के ऊपर, ये ऑफ कोर्स आपके कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ये देखें कि सिर्फ कराची की आपने जो बात की, इस वक्त कराची में 300 से ज़ायद जो है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो काम कर रही हैं। ये ग्राफ एस्टिमेट है, एग्जैक्टली आई एम श्योर इससे भी ज़्यादा ऑन ग्राउंड होंगी। इसके अलावा आप ये देखें कि एक तो कॉन्क्रीट से ये आपका सारा कवर हो गया, फिर आपके जो ओरिजिनल प्लान होता है, एक मास्टर प्लान हर शहर का होता है, उसमें जो बरसाती नाले तयन किए जाते हैं कि अगर ज्यादा बारिश होगी तो कहाँ कहाँ से बारिश का पानी गुजरेगा। उस पे अब ये है कि जो आपके 2010 के फ्लड थे, 2012, 15, 2022 के फ्लड थे, उसके बाद हुआ ये कि लोग जो है वो नकल मकानी करके कुछ शहरों की तरफ भी आए, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं। तो उसमें जो बरसाती नाले हैं उसके इर्द गिर्द भी आपकी पॉपुलेशंस रहती हैं, और वहाँ पर जो कचरा है वो सारा जो है उन बरसाती नालों के अंदर भी जाता है। तो एक तो हमें करना ये पड़ेगा कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फ्लड वाटर कंजर्वेशन की भी बात कर रही थी आपकी दूसरी गेस्ट, उसमें भी वो उस तरह से कंजर्व करने का चैलेंज इसलिए भी है कि आपका इस वक्त इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसमें है, डोमेस्टिक वेस्ट भी है, आपका हॉस्पिटल वेस्ट भी उसमें है, आपकी बीमारियां लेकर ही आएगा। दूसरा ये कि बरसाती नालों की क्लीनिंग, नए बरसाती नालों का तयन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने अब अपने घर बना दिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, उन घरों को गिराना मेरा ख्याल है कि बहुत सस्टेनेबल इनिशिएटिव नहीं होगा। लोगों ने अपनी जिंदगियां लगाई हुई हैं, तो नए जो है वो हमें जगहों का तयन करना पड़ेगा। डेफिनेटली वर्टिकल हाउसिंग सोसाइटीज, कराची में तो वर्टिकल हैं हाउसिंग सोसाइटीज, मजीद जो है वर्टिकल हाउसिंग की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस टू एजुकेशन, बेहतर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह, ये आपको देहातों और सेमी अर्बन टाउन्स वगैरह में भी आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड रहें, वरना आपके शहरों के ऊपर इस तरह से बोझ पड़ता रहेगा। और इसी तरह के जो इश्यूज़ हैं, आपकी पॉपुलेशन अगर शहरों में कंसनट्रेटेड होती हैं तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ता है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन इस वजह से भी ख़राब है कि आपके जो लॉज और पॉलिसीज एग्जिस्टिंग हैं उसके ऊपर गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, करप्शन का बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम है, चाहे वो आप गवर्नमेंट लेवल पे देखें, चाहे वो आप नीचे रूट लेवल पे देखें, मल्टी टियर किस्म के इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, फातिमा से मैं सवाल कहना चाहूँगी। फातिमा, आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान जो है वाटर स्ट्रेस्ड है, वाटर स्कार्स नहीं है, तो कौन से प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जो वाटर स्ट्रेस्ड है उसको इस स्ट्रेस से निकालें? इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ कंट्रीब्यूट करती है, आपका सवाल बहुत अच्छा है और आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये मेरे से सवाल पूछा। इसमें जो बहुत ज़्यादा चीज़ कंट्रीब्यूट करती है वो ज़मीन की कॉन्क्रीटाइजेशन है, कि आपने जो है ज़रूरी ज़मीन को कॉन्क्रीट में तब्दील कर दिया है। देखिए, पानी का एक साइकिल होता है, ठीक है।
आपके जब भी दरियाओं से और दूसरी जगहों से पानी जो है वो उसके कतरे जब बादल बनाते हैं, जब वो बरसते हैं तो वो पानी नीचे जो है जमीन के अंदर जज्ब होना होता है, जाके जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर के चैनल्स हैं वो रिवाइव हो सकें। ये पूरा साइकिल नेचुरल है, ये इसलिए चलता है ताकि पानी की कमी ना हो और पानी जो है वो मुसलसल साइकिल करे जो है हवा के अंदर से जमीन तक, और फिर वो जब जमीन में जाता है तो फिर वो आबादी को फिर भी मिलता है और सरफेस वाटर में भी कंट्रीब्यूट करता है। सरफेस वाटर जैसे दरिया हो गए, चश्मे हो गए, ये सब चीजें। हमारा मसला ये है कि हमने ये सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज नहीं है बाय द वे, हमने ज़रई जमीन के ऊपर सड़कें भी बना दी हैं। अच्छा। और सड़कें जो हैं वो कई किस्म के गलत काम करती हैं। मिसाल के तौर पे हमने सड़कों पे ड्रेन्स नहीं बनाए जिसकी वजह से पानी को रास्ता नहीं मिलता जाने का जब वो सड़क पे आ जाता है और सड़कें टूट जाती हैं। दूसरी चीज ये कि पानी जब सैलाब के तौर पे आता है तो सड़कें उस पानी को वापस नहीं जाने देती, वो सड़कें उस पानी को पीछे जमीन में रोक देती हैं, जिसकी वजह से जो है जो ज़रई ज़मीन है ख़ास तौर पे जो रह गई है हमारे पास, वो जो है कई महीने और 2010 के उसमें तो साल तक जो है वो ज़मीन पानी के नीचे ही रहती है। और वो जब ज़मीन पानी के नीचे रहती है तो वो ज़मीन बेकार हो जाती है कुछ अरसे के लिए, फिर उसको दोबारा रिवाइव करना पड़ता है। तो आपके पास ये जो कंक्रीट का हमने एक उसके साथ ना रोमांटिक रिलेशनशिप बना लिया है कि हम जो है ना कंक्रीट को कहते हैं कि भाई हम हर जगह इस्तेमाल करें। हम बेसमेंट्स बनाते हैं, हम सड़कें बनाते हैं, हम हर किस्म के दरख्त और बुशेस वगैरह जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जिम्मेदार हैं कि वो मिट्टी को पकड़े रखें, वो सैलाब को फैलने ना दें, सैलाब की जो स्पीड होती है फ्लैश फ्लड की उसको वो कम करते हैं। लेकिन हमने क्या किया है कि हमने दरख्त काट दिए और हमने रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सड़कें इस तरीके से बना दी हैं जो मुसलसल हमारी ज़रई ज़मीन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ का तो तखमीना लगाया जाता है कि भाई कितने दरख्त पाकिस्तान में कट गए और पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर कितना रह गया, जो कि अब 4% था, उससे भी कम हो गया है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने कितनी परसेंटेज ज़रई ज़मीन को कंक्रीट की जमीन में या सीमेंट की जमीन में कन्वर्ट कर दिया है। उससे क्या होता है कि पानी जो है वो बिल्कुल भी हमारे सिस्टम में जो कुदरती तौर पर जमीन में दाखिल होना चाहिए वो जज़्ब ही नहीं हो पाता है। उसकी वजह ये है कि आपकी अर्बन फ्लडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर आपकी अर्बन एरियाज कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन होती है, मतलब जमीन कम होती है, आबादी ज्यादा होती है। जब आप अर्बन एरिया से शहरों से बाहर निकले तो वहां पे कंक्रीट ज्यादा होता है, घर कम होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि जमीन नहीं मिलती पानी को जाने के लिए, तो पानी क्या करेगा, पानी रास्ता बनाएगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट फातिमा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, मरियम आपका भी बहुत शुक्रिया आप लोग के कीमती जुमलों का। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बात हो रही है सैलाब के हवाले से, कहीं पर हम देखते हैं कि वाटरवेज के ऊपर, नेशनल वाटरवेज पर हमने ये देखा कि पूरी सोसाइटीज़ बना दी गई, बिल्डिंग्स बना दी गई। कहीं पर हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त पेड़ों का या जंगलात का काम था वहाँ पर जंगलात ही मौजूद नहीं है। जैसे फातिमा ने बताया कि 4% एरिया तक कवर्ड फॉरेस्ट एरिया वो उससे भी कम हो चुका है। तो इन चीज़ों की वजह से भी लैंड स्लाइडिंग भी बहुत हो रही है। जो पहाड़ पहले हरे भरे हुआ करते थे अब वो बिल्कुल खुश्क और बंजर पहाड़ है। बिल्कुल हम बात करें टिम्बर माफिया की इस वक्त, क्योंकि अगर ये लोग दरख्तों की कटाई ना करें तो दरख्त जो हैं वो पानी का बहाव रोकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब सैलाब आ रहा होता है, और साथ ही अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो फुजला है, वो जो भी इंडस्ट्रियल डंप है वो हम समंदर बुर्द कर देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है हमें। और साथ ही जो तजावुज़ात की बात की जाए तो उसने तो क्या ही काम किया है कि बिल्कुल इस वक्त जो सैलाब हर दफ़ा हर साल नए आने वाला जो सैलाब है वो पहले से ज़्यादा एक तो मौसमी तग़य्युरात की वजह से बदतर है, दूसरा ये तजावुज़ात की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो यही अंदाज़ा हुआ कि 2-3 चीज़ों को हमने जो है वो सामने रखना है। एक तो मौसमी तब्दीली है विच एग्जिस्ट इन रियलिटी। अगर ऑन अ ग्राउंड रियलिटी पर या सीरियसली बात करें तो बेसिकली कुछ ऐसे भी अवामिल हैं जो इसके साथ साथ शामिल हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ये खुद सोचना होगा, हुकूमतों को, इदारों को सोचना होगा कि इतना बिगाड़ कैसे पैदा हुआ। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, माहिर माहौलियात हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर मोहम्मद आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आमिर भाई, हमेशा आपका हमारा साथ बंदा रहता है और हम हमें हमेशा क्लाइमेट के ऊपर बात करते रहें। इस वक्त जो मौसमी सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, पूरे पाकिस्तान में अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस थिंग? ये बिगाड़ किसका है? देखें, ऑलरेडी हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। yes. और मैंने आपके ही प्रोग्राम में ये कहा था कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और पाकिस्तान क्योंकि 5वें नंबर पर है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो मुल्क में क्लाइमेट एमरजेंसी की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। ये और बात है कि हमने उस एमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं किया और अब हमें इस तरह की चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हीट स्ट्रोक की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है, टेम्परेचर की शक्ल में नज़र आ रहा है, कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें, क्लाउड बर्स्ट की शक्ल में नज़र आ रहा है और अल्टीमेटली आखिरी में रिजल्ट हमारा फ्लडिंग की शक्ल में हमें नजर आता है। और क्योंकि हमारे पड़ोस में जो ममालिक हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सब भी क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में टॉप ऑफ की लिस्ट आते हैं। तो उनकी जो चीजें हैं उसकी वजह से भी हमारा मुल्क जो है वो सफर कर रहा है। तो अब जैसे इंडिया ने पानी छोड़ा है जिसकी वजह से मजीद डैमेजेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसका एक जो सबसे अहम हल ये है कि हमारे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इसको और इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि आने वाले सालों में इससे ज्यादा बड़ा सैलाब आएगा, इससे ज्यादा। लेकिन डॉक्टर आमिर, क्या सिर्फ वार्निंग्स काफी हैं? क्या इस पर हमें क्या अमल क्या करना चाहिए इन हालात में काबू पाने के लिए? क्या मिनी डैम्स का क़याम जो है इस वक्त वो जरूरी है या फिर कौन सा डैम बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो सैलाब के पानी को जखीरा करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर डैम्स और रिजर्वायर बनाने चाहिए, क्योंकि ये पानी की बड़ी मिकदार को जखीरा करने का सबसे अहम और मौसर तरीका है। जैसे पाकिस्तान में तरबेला और मंगला जैसे बड़े डैम्स मौजूद हैं, लेकिन वजीर आजम जो हमारे मुल्क के हैं वो इस कोशिश में हैं और कुछ आबी ज़खायर को बढ़ाने के लिए भी कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। और वी हैव वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दियामीर भाषा डैम, मेमन डैम जैसे मंसूबे। तो हमें ऐसे और मंसूबे जो है वो लाने होंगे, छोटे बड़े डैम्स हमें बनाने होंगे। इससे फायदा ये होगा कि एक तो फ्लड वाटर को हम सेव कर सकेंगे और जिस टाइम पे हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं होगा, हम इसको एज अ बैकअप अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरह ये जो पहाड़ी इलाकों में जो हमारा KPK का एरिया है, नॉर्दर्न एरियाज है, यहाँ पर भी फ्लडिंग हो रही है, तो यहाँ पर भी हम ऊंचे इलाकों में छोटे बड़े डैम्स बना सकते हैं, क्योंकि ये सैलाबी पानी के बहाव को सुस्त करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे पानी जमीन में जज्ब हो जाता है और जेरे जमीन पानी के जो ज़खायर हैं वो दोबारा भरना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम यूज कर सकते हैं। हम बारिश के पानी को अपनी छतों के जरिए स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जेरे जमीन अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाकर इसको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें जो है ये एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ जो हम दरख्त लगाने की बात करते हैं, तो हम बार बार दरख्त लगाने की बात करते हैं, तो हमें एक टर्मिनोलॉजी होती है कंटोर फार्मिंग और टेरेसिंग, जिसका मतलब जंगलात उगाना ही होता है, दरख्त लगाना ही होता है। हमें इन तरीकों को भी अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि इससे सॉइल इरोजन कम होता है और जब सॉइल इरोजन कम होगा तो मिट्टी जो है वो पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी। अच्छा, आमिर ज़रा से एक सवाल है। आपने कहा कि अगले साल ये उससे ज्यादा शिद्दत से यह सैलाब आएगा और आप पिछले 5 सालों से मेरे ही प्रोग्राम में बैठकर ये बता रहे हैं कि बारिशें और ज्यादा होंगी अगले 5 सालों में, और तो यानी कि कैफियत होगी। अगर वो 5 साल पहले आपकी बात को ऑन अ सीरियस नोट अगर टेकअप किया जाता तो अब तक हम कुछ कर चुके होते 5 साल के अरसे के अंदर। अगले साल फिर ये शिद्दत से आएगा, 1 साल का अरसा है, 1 साल में क्या जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लेने चाहिए हुकूमत को? देखिए, तैयारी तो हम कर रहे हैं और हुकूमती सतह पर भी जो है वो तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हमने कुछ देर कर दी है। ये काम हमें 15 साल पहले, 20 साल पहले इसी तेजी से करने चाहिए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि जो साइकिल्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी रिपीट हो रही हैं और हमें तैयारी करने का मौका कम मिल रहा है। तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को जो है बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमें तैयारी को इम्प्रूव करना होगा और हमें ये सोच के तैयारी करनी होगी कि इससे ज्यादा 4 गुना या 5 गुना सैलाब अगर आता है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं। उसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी होगी, फेडरल लेवल पर भी, गवर्नमेंट के लेवल पर भी लोगों को अवेयरनेस भी देनी होगी कि सैलाब के पानी से किस तरह बचा जा सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किन एरियाज में हमें
हमें हॉट स्पॉट एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि ये वो हॉट स्पॉट एरियाज हैं पाकिस्तान में जहाँ से सैलाब का पानी गुजरेगा, जहाँ क्लाउड बर्स्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो उन एरियाज में हमें किसी भी किस्म के होटल या बिजनेस या कोई भी कारोबार और लोगों को रिहाइश के लिए वहाँ पे जो है उस इलाके को रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। इस तरीके से हम बहुत सारे काम करके अपना जो टाइम है उसको बेहतर कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी खत्म नहीं होगा। इसको खत्म होने में भी, कम होने में भी 15 से 20 साल का अरसा दरकार होगा, जितने डैमेजेस हो गए। और हमारी सराउंडिंग की जो कंट्रीज हैं उनको भी इसी तरह के इकदाम करने होंगे, क्योंकि हम मुतासरीन में आते हैं। सही आपने बात की, या हम मुतासरीन में आते हैं। सबसे ज़्यादा मुतासर हमारे माहौल को क्या चीज़ कर रही है? टिम्बर माफिया, सनती फुजला, या फिर जो है आज हमने यही चीज़ें जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो फैक्टर्स हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोशिश ये है कि इसके ऊपर तवातुर के साथ, तसलसल के साथ बातें की जाती रहें। और जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल पूरे मुल्क में है, और अब ये सिंध के अंदर भी दाखिल होने वाला है, तो सिंध के अंदर भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो ले लिए गए। शर्जील मेमन साहब ने कहा है कि हम तैयार हैं, अगर ये सैलाब आता भी तो अब हम तैयार किस चीज़ के लिए हैं? इमदाद लेने के लिए तैयार हैं या लोगों को बचाने के लिए तैयार हैं? ये हमने काम किया हुआ है, ये नहीं कह सके। तो गुजारिश है शर्जील साहब कि अगर ये प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है तो इस पर भी जवाब दे देंगे किस चीज़ की तैयारी कर ली है। बहरहाल अल्लाह ताला सबको जो है वो अपनी हिफाजत में रखे, ज़मान में रखे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में तबाही वाली जो कैफियत है इससे हर शख्स दो चार हो रहा है जो उस रस्ते के अंदर आ रहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मेरी पूरी टीम, मेरी को होस्ट और मेरे जो टैलेंटेड गेस्ट होते हैं, तमाम लोगों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।